तो पिछली क्लास में हमने बेटा फिनिश किया था लॉज ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड कुछ मैकेनिक्स के बारे में, एपरेंट, वेटिंग, लिफ्ट एंड फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नेम डालते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। व्हाट? पावर। ओके, तो हमारा चूंकि सबसे स्टार्टिंग में वर्क है तो वर्क ही हम पढ़ेंगे और हेडिंग डाल लेते हैं अच्छी सी। वर्क अच्छी है कि नहीं? तो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। अब समझते हैं वर्क क्या है। तो आप लोग वर्क की डेफिनेशन तो जानते होंगे हैं कि सपोज दैट हमने यहाँ पे बोला गया कि यहाँ धक्का लगाइए वॉल पे, खूब लगाया और उसके बाद परेशान हो गए, चिल्लाने लगे, अरे यार हमने बहुत काम किया, ये किया वो किया। फिजिक्स उसको वर्क नहीं मानती। आपने वर्क किया ऐसा नहीं है, ठीक है, बट फिजिक्स वर्क नहीं मानती है। फिजिक्स में बेटा डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, यानी फिजिक्स तभी वर्क मानेगा जब उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज दैट कि आपकी मम्मी ने कहा कि आप जाइए मार्केट और वहां से कुछ लेकर आइए। आप गए, खूब दूर मार्केट गया, पैदल गए, वहां से थक कर आए वापस, बोला आज मम्मी हमने बहुत वर्क कर डाला, बहुत ज्यादा, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपका वर्क डन क्या है? जीरो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप घर से गए और घर ही पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका? जीरो हुआ ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो ही होगा, ठीक है ना? वही फॉर्मूला। बट ऐसा नहीं है, आप लोग कभी ब्लेम मत करिएगा मम्मियों को कि आपने कुछ वर्क ही नहीं किया। आप मैकेनिकल वर्क करते हैं एनर्जी तो आपकी लॉस ही होती है। तो हम डेफिनेशन सिंपली समझते हैं कि अगर कोई फोर्स है और किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो, फोर्स क्या कर रहा हो, ऑब्जेक्ट को वर्क मतलब डिस्प्लेस कर रहा हो ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क, ठीक है ना? इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ फोर्स, displaced by a force in the direction of displacement, sorry, in the direction of force, ठीक है, then it is known as what? work। क्लियर हो गया? यानी कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें अगर फोर्स लगाया जाए और वो फोर्स ऑब्जेक्ट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे? वर्क हुआ है भाई। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन सिंपल सा कि when a force acts on an object, actually when a force acts on an object actually moves the object in the direction of force, then it is said then the work is said to be done, is said to be done। क्लियर हो गया?
यानी कोई अगर फोर्स है ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है तो क्या कहते हैं, वर्क हुआ। इसका जो होता है मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तभी होगा जब फोर्स क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही होना चाहिए। क्लियर। अगर हम बात करें डायग्राम की, तो यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इसको डिस्प्लेस किया गया है यहां तक की, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एस। अब जो फोर्स लगाया है हमने वो इस डायरेक्शन में लगाया है। अब यहाँ बेटा कुछ एंगल पर फोर्स लगा है ना, लेकिन होना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो भाई हम इस डायरेक्शन में ला सकते हैं। यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा f cos थीटा, क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है ही f, यानी हम f क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं ना, तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा f cos थीटा, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा F डॉट S, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, Fs cos थीटा। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा। क्लियर। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो MKS यूनिट पहले समझते हैं। MKS यूनिट फोर्स की होती है F इज इक्वल टू ma, और मास की होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट भी है ना इसमें, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये केवल फोर्स की है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। एसआई यूनिट हो जाएगी जूल, जूल, ठीक है ना। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। क्या होती है बेटा, अर्ग। हमने डायमेंशनल एनालिसिस में एक रिलेशन भी करवाया है परसेंटेज एरर में, ठीक है ना, और उसमें हमने न्यूटन के करवाया था, ठीक है ना। न्यूटन का हमने बताया था डाइन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना होता है, पता होगा आप लोगों को, 10 टू द पावर 5 डाइन करवाया था। तो यहाँ पर अर्ग करवाया था और हमने कहा था ये अपने आप करिएगा आप लोग, हैं। तो यहाँ पर अर्ग जो होता है वो किसकी यूनिट होती है, सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। और इसके लिए हमने ये भी बताया था कि कितने अर्ग होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा
डायमेंशन क्या हो जाएगा, किलोग्राम को हम एल से लिखते हैं, मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा एल स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा टी टू द पावर -2। तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क डन की। पहला वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो। ठीक है ना, 90 से लेस होगी तो क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। तो व्हेन फोर्स, व्हेन F is an acute angle, F acts in acute angle, then work will be पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ थीटा क्या हो, थीटा 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा, 0। यानी अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू हो 180 डिग्री, अपोजिट हो या थीटा हो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो, देन ये ऐसे लिखो, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल के, या 180 लिखिए, थीटा इज इक्वल टू 180 और ऑब्ट्यूज एंगल। तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा। ठीक है ना, तो इसमें लिख लेना, दैट इज नेगेटिव वर्क मींस indicates that force is opposes the motion of the object। यानी फोर्स क्या होगा, अपोज करेगा किसका, मोशन का। ठीक है ना, तो याद रखना अगर कहीं वर्क नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है ना, जैसे हम बात करें रेस्टोरिंग फोर्स की, तो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, वो हमेशा रेजिस्ट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन का, या मोशन का रेजिस्ट करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, और फिर हम बात करेंगे दो अदर टाइप के फोर्सेस की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से, नोट कर लिया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, फोर्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स।
यस कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब होता है, कंजर्व का मतलब होता है जिनको हम रिकवर कर सके, ठीक है ना। तो सपोज दैट कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिनको हम रिकवर कर सकते हैं और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट और ये, ठीक है, ये बॉल है और इसको हम यहां से यहां तक ले गए, तो इसमें जो वेट होगा यहाँ mg नीचे की तरफ और यहाँ mg नीचे की तरफ। अगर हम इसका वर्क डन फाइंड करें, क्या फाइंड करें, वर्क डन, तो इसका वर्क डन यही होगा, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोज करेगा ना, मोशन का अपोज होगा, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो हो जाएगा W माइनस mgh, और फिर यहां से ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस mgh, ठीक है। और अगर दोनों का वर्क डन करेंगे तो यहाँ भाई ये फाइनल है, ये इनिशियल होगा और ये फाइनल, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह कोई वर्क डन होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिंपली ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस किस पर डिपेंड करेंगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होंगी, और किस पर डिपेंड करेंगे, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पर, ठीक है ना। पहले हेडिंग को लिख लेते हैं, डेफिनेशन, अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स is a force which whose work done is independent of the path followed it only depends upon the final and initial positions ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑन पाथ हो और फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पर डिपेंड करें। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इनके, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक, जो भी सेंट्रल फोर्सेस होंगे वो आपके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेट्रा, जो भी सेंट्रल फोर्सेस होंगे, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। इनका नेचर क्या होता है, कुछ टॉपिक्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स, कि ये क्लोज्ड पाथ में, यानी
यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर से चाहे जो पाथ से फॉलो करें, ये करें चाहे ये करें, फाइनल और इनिशियल कंडीशन लेनी है ना हमें, इससे थोड़ी लेना देना है डिस्टेंस, क्या मतलब है हमें फाइनल और इनिशियल लेना देना है। तो एक क्लोज्ड पाथ में जो इनका वर्क डन होगा वो होगा 0, ठीक है ना। तो पहला फीचर लिख लीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is 0 in closed path, in closed path. सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होंगे या डिपेंड्स ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। तो इट या वर्क डन डिपेंड्स only final and initial positions of path, ठीक है ना। दूसरा ये होगा रिवर्सिबल होंगे, ठीक है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is reversible, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। डायग्राम भी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is a force whose work done is depend upon the path followed, ठीक है ना। और ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके एग्जांपल क्या है, सपोज दैट बेटा हम यहाँ चल रहे हैं, तो चलते टाइम हो सकता है हमारे अपोज में क्या कर रहा हो, एयर चल रही हो, हवा चल रही हो, ब्लो कर रही हो, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ ज्यादा वर्क डन होगा। बट अगर हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो और उसकी फेवर में हमारे एयर ब्लो हो रही हो, तो क्या होगा, कम वर्क डन होगा। तो क्या इसको कंजर्व किया जा सका, नहीं हुआ ना। इसके अलावा पाथ पर भी डिपेंड किया ना। तो इसका एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंसाइल फोर्स एक्सेट्रा। टेंसाइल फोर्स का मतलब जैसे है हमने वायर को खींच लिया ना, तो वर्क डन हुआ। अब क्या हम उसको रिकवर करके उसी पोजीशन में ला सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। उसको रिकवर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो डिमोडिफाइड रहेगा ना। तो हम उसको फिर से पहले जैसा नहीं फाइंड कर सकते। तो इसलिए वो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसके फीचर्स लिख लीजिए, वर्क डन by
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर नॉन लगा देना, इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो इन क्लोज्ड पाथ, ठीक है ना। वर्क डन डिपेंड्स ओनली, डू नॉट डिपेंड, वर्क डिपेंड्स ओनली पाथ, किस पर डिपेंड करेगा, केवल पाथ पर डिपेंड करेगा, और ये इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल, ठीक है ना। बाई नॉन कंजर्वेटिव, और ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। तो ये तुम्हारा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड। अब तक के हमने फोर्सेस की बात करी थ्री टाइप से, एक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, वो बैलेंसिंग से रिलेटेड था। इसके अलावा हमने दूसरा कैटेगराइजेशन किया था कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में इस चैप्टर से, पहले वाले चैप्टर में, ठीक है ना। कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बात करी थी, और ये दूसरे टाइप के फोर्सेस जो वर्क डन पे डिपेंडिंग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, चलिए put the heading work done by variable force। तो अगर वर्क डन निकालना है बाय वेरिएबल फोर्स, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है W बराबर लिमिट अगर है A टू B, और ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू ds। अगर हम इसका इंटीग्रेट करें, ये लिमिट दे दी गई है बेटा, क्या कहे हैं लिमिट। हमने पहली और दूसरी क्लासेस थी हमारी जिनमें हम मैथमेटिकल फिजिक्स की बात किए थे, उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की बात करी थी। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो नहीं मिली होगी, क्योंकि हमने तब इस पर यूट्यूब पर नहीं डाली थी। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो बताना, हम दे देंगे, ठीक है। तो उसमें हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम A टू B बाय इंटीग्रेटिंग फोर्स, और वेरिएबल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम करें बाय ग्राफ, तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ये अप्लाइड फोर्स होगा, और ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस टाइप से, तो क्या करेंगे, इसके बीच का जो एरिया है उसे हम फाइंड कर लेंगे। ये है A B C
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी एरिया ऑफ ABCDA। तो अगर ग्राफ में दिया गया होगा तो जो भी एरिया होगा, जैसे भी एरिया होगा, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसके एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम और डिफरेंट एनर्जीज के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टैटिक एनर्जी। अलग अलग की एनर्जीज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे कोलिजन से रिलेटेड। ठीक है? तो तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।